और मैं फास्ट कर रही हूँ क्लास, जल्दी जल्दी क्लास को मैं पूरा करा दूंगी। तो स्क्रीन पे जो पहला प्रश्न है यूनानी आक्रमण से, पहले तो आप सभी लाइव आकर सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और एक बार बता दीजिए कि ऑडियो और वीडियो दोनों ही क्लियर है। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन पे जो पहला प्रश्न है वो है यूनानी आक्रमण से संबंधित कि लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 बीसी में भारत छोड़ दिया। कारण क्या दिया हुआ है कि वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। तो ए और आर क्या दोनों सही है, आपको पता है या, और सही व्याख्या कर रहा है। ये देखिए टाइपिंग एरर है, वो बी का है कि ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या कर, ए सही और आर गलत, ए गलत और आर सही। पहला जो कथन दिया हुआ है बिल्कुल सही है, क्योंकि सिकंदर लोदी जो है भारत 325 बीसी में ही छोड़ के गया था। वो 326 के में आया था, फिर वो 325 में गया, लेकिन उसने चंद्रगुप्त मौर्य को पराजित नहीं किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो पराजय हुई थी वो सिकंदर महान का जो राजदूत था उसके समय की बात होती है। 305 इस बीसी की जो घटना है उसकी वो बात है। तो कारण जो है बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन सी इज राइट, ए सही है और आर जो है वो गलत है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किए थे? यानी सिकंदर जो आया था उसके विरुद्ध महिलाओं ने जो है शस्त्र धारण किए थे। ऑप्शन से अभिसार, गलउसाई, कंड और मशग। मशग होता है, ये बिंदी नहीं होता है, मशग। तो अस्मक एक क्षेत्र था उस समय और उसकी राजधानी जो थी वो थी मशग, और ऑप्शन डी इज राइट, मशग की ही महिलाओं ने सिकंदर के विरुद्ध जो है शस्त्र जो है धारण किए थे। भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी, यानी भारत में जो सिकंदर सफल हुआ उसके क्या कारण थे, ऐसा पूछा गया है। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। बिल्कुल सही बात है कि जब सिकंदर भारत में आगमन किया था तो उस समय इस क्षेत्र पे कोई भी जो है केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी फौज बेहतर थी जी, उनके पास जो फौज थी, सैनिक व्यवस्था थी, वो जो थी अच्छी थी। उसे देशद्रोही शासकों में सहायता मिली जी, बिल्कुल, जो कुछ शासक थे उनकी जो है मदद उसे मिली थी। तो थर्ड ऑप्शन इज भी, ऑप्शन नहीं बल्कि स्टेटमेंट इज राइट, वह एक अच्छा प्रशासक था जी, बिल्कुल नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है कि जो सिकंदर था वो एक बहुत अच्छा प्रशासक था। तो हम कह सकते हैं कि जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट के गलत होने पे ये गलत और ये गलत हो जाता है। अब हम कह सकते हैं कि तीनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। एक तो बी का सी, बहुत जगह टाइपिंग एरर, मैं कल बात कर लूंगी, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। ऑप्शन बी, नेक्स्ट, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। यानी किसे सिकंदर ने जो है झेलम के तट पर पराजित किया था। प्राचीन समय काल में झेलम नदी को वितस्ता के नाम से जानते थे। प्राचीन समय काल में जैसे चेनाब जो है अस्कनी कहलाती थी, सतलज सतुद्री कहलाती थी, ब्यास को विपाशा कहा जाता था और सिंधु सिंध के नाम से जानी जाती थी। तो किस नदी के तट पर जो है वो राजा कौन था जो झेलम यानी वितस्ता नदी के किनारे जो है पराजित हुआ था? ऑप्शंस को देखें, ए आम्भी, बी पुरु जो कि पोरश के नाम से भी जाना जाता था, डी सी चंद्रगुप्त और डी। तो याद रखिएगा समकालीन था, महापदम नंद के समकालीन, उसमें घनानंद जो था, नंद वंश के शासक घनानंद के समकालीन सिकंदर था, लेकिन जिसे पराजित किया था उसने, वो शासक था पुरु, पोरश। ऑप्शन बी इज राइट। कम टू नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था?
जब सिकंदर भारत आया था तो उसके साथ कई जो है अपने साथ सेनापति, राजदूत, अलग अलग जो है यात्रियों जो थे उन्हें लेकर आया था। तो उनमें से पूछा जा रहा है कि कौन नहीं आया था। ऑप्शंस को देखें, ए नियार्कस, डाइमेकस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। एक तो आज टाइपिंग एरर कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। तो ऑप्शन सी इज राइट, क्योंकि डाइमेकस जो आया था ये बिंदुसार के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त में जो चंद्रगुप्त मैं बोल रही हूँ, मौर्यों में जो सेकंड था बिंदुसार, उसके दरबार में आया था। और ये सीरिया जो नरेश यानी सीरिया के जो राजा थे एंटियोकस, उनका राजदूत बनकर बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार के दरबार में जो आया था एंटियोकस डाइमेकस और डायोनिसियस दोनों ही आए थे, तो याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट, डाइमेकस। नेक्स्ट, अब जो है मौर्य साम्राज्य के प्रश्न है, और मौर्य साम्राज्य के प्रश्न जो हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां देखिए प्रश्न है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था कनिष्क द्वारा, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा और समुद्रगुप्त। तो याद रखिएगा प्रथम भारतीय साम्राज्य जो स्थापित किया गया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। क्योंकि हम भारतीय इतिहास में जो प्राचीन इतिहास में है और मध्यकालीन इतिहास, उसमें 3 साम्राज्यों के बारे में पढ़ते हैं। एक चंद्रगुप्त मौर्य यानी जो मौर्यों का साम्राज्य था, एक गुप्तों का साम्राज्य था और एक मुगलों का साम्राज्य था। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त मौर्य जो है सही जवाब है। और इसके विस्तार की अगर बात करें हम कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य या मौर्य वंश का जो साम्राज्य था कहाँ तक विस्तार था, तो यहाँ हिमालय कह सकते हैं, यहाँ कर्नाटक तक कह सकते हैं, यहाँ सौराष्ट्र गुजरात तक कह सकते हैं, यहाँ पूर्व में बंगाल तक कह सकते हैं, और इधर वाले क्षेत्र में हम हिंदू कुश तक मान सकते हैं। हिंदू कुश जो पहाड़ियाँ हैं वो, हाँ। तो ऐसा विस्तार था मौर्यों का जो है साम्राज्य विस्तार। नेक्स्ट, बाकी चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक के समय और भी विस्तार हुआ, क्योंकि चंद्रगुप्त के समय 4 ही प्रांत थे और अशोक के समय 5 प्रांत बन गए थे। नेक्स्ट, निम्न में से किसने सैंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा जाता है सैंड्रोकोटस, और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? यानी किसमें जो है वर्णन है कि सिकंदर और ये दोनों जो थे चंद्रगुप्त मौर्य मिले थे? पिलनी, स्ट्रैबो, जस्टिन और मेगास्थनीज। बी सी हर जगह ही गलत है। तो याद रखिएगा कि जस्टिन की जो पुस्तक है उसमें जो है ये कहा गया है, किसमें कहा गया है? जो जस्टिन की रचना है, यानी ऑप्शन बी इज राइट, जस्टिन की रचना में जो है चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर दोनों के जो भेंट बीच मुलाकात हुई थी उसका वर्णन किया गया है। एक बात याद रखिएगा, ये चारों ही जो हैं यूनानी यात्री हैं, क्योंकि हम इतिहास में 3 यात्रियों की बात करते हैं, जिसमें एक चीनी यात्री, एक यूनानी या रोमन यात्री और एक अरब से यात्री आए थे। नेक्स्ट, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जब बात की जाती है तो याद रखिएगा ये गुप्त वंश से संबंधित थे, जिन्हें विक्रमादित्य जो है उपाधि दी गई थी। अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के और राजा जनक के। तो कौटिल्य जो प्रधानमंत्री थे याद रखिएगा वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। और ये बिंदुसार के समय भी कुछ टाइम तक जो है यही प्रधानमंत्री रहते, लेकिन अशोक के समय जो है कोई और बन गया था। कम टू नेक्स्ट, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? अजय, चाणक्य, विष्णुगुप्त और देवगुप्त। तो याद रखिएगा चाणक्य को 3 नामों से जाना जाता है। एक तो चाणक्य, उसके अलावा एक कौटिल्य और एक नाम जाना जाता है विष्णुगुप्त। तो इनके बचपन का जो नाम था वो विष्णुगुप्त, क्योंकि चाणक्य की जो रचना है अर्थशास्त्र, उसे हम किस नाम से जानते हैं? कौटिल्य का अर्थशास्त्र कहते हैं, कौटिल्य।
कम टू नेक्स्ट। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में कोई नाटक है, आत्मकथा है, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है, या शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है? तो याद रखिएगा, शासन के सिद्धांत जो दिए गए थे, सप्त सिद्धांत दिए गए थे, उन सप्त सिद्धांतों की पुस्तक है, जिसमें मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है? हमें मौर्य साम्राज्य के इतिहास की। तो ऑप्शन डी इज राइट, शासन के सिद्धांत। जो सिद्धांत क्या थे? सप्त सिद्धांत थे। इसी में जो है उन्होंने जो राज्य था उसे 7 शरीर के अंगों से जो है विभाजित किया था। जैसे राजा के लिए सिर शब्द का प्रयोग होता था, अलग अलग मंत्रियों के लिए अलग, शरीर के 7 अंगों से जो है उसे जो है अंकित किया या चिन्हित किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत क्या कहलाता था? सप्त सिद्धांत नहीं कहलाता था, बल्कि सप्तांग। शरीर के 7 अंगों से था तो सप्तांग सिद्धांत कहलाता था। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? जनपद, दुर्ग, मित्र और कोष। तो सबसे जो अंतिम अंग माना जाता था 7वां अंग, वो माना जाता था मित्र को, और मित्र को कान से अंकित किया गया था। दुर्ग को हाथ से, क्योंकि हाथों का घेरा तो दुर्ग का कहा गया था। कोष को जो है मुख से अंकित किया गया था, और जनपद को जांघ से। ये याद रखिएगा। इसके अलावा जैसे राजा के लिए जो होता था सिर शब्द का प्रयोग होता था। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? कालिदास की जो रचना है मालविकाग्निमित्रम, जिसमें शुंग शासक जो थे उनके पुत्र अग्निमित्र और मालविका, इन दोनों की प्रेम कहानी का वर्णन है। इसके अलावा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्रा और तिरुवल्लुवर की तिरुकल्लु, ये संगम साहित्य है। याद रखिएगा, ये जो है संगम साहित्य है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इज राइट। कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है, जिससे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है, और मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत भी याद रखिएगा वहां की जो है सामाजिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है, अर्थशास्त्र और राजनीति। लेकिन अर्थशास्त्र ये जो पुस्तक है, इसका अगर मुख्य विषय पूछा जाए आपसे, मुख्य विषय क्या है, तो वो है राजनीति। क्योंकि अर्थशास्त्र से लग सकता है कि ये अर्थव्यवस्था से संबंधित होगी, पर नहीं, ये जो है किससे संबंधित है? ये आपकी मुख्यतः जो है राजनीति से संबंधित है। नेक्स्ट, किसके शासन काल में डिमेकस भारत आया था? अभी हमने कुछ देर पहले डिमेकस या डाइमेकस भी कहा जाता है। नमस्ते रवि, कैसे हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और कनिष्क। तो याद रखिएगा बिंदुसार के दरबार में आया था। डाइमेकस पूछा जाए या डायोनिसियस कहा जाए, यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट में क्या होता है कि थोड़ी गलतियां हिंदी में आ जाती है, लेकिन डाइमेकस होता था, उसका डिमेकस नाम नहीं था, डाइमेकस। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार, कुम्हरार कहाँ है? मगध में, मगध में भी एग्जैक्ट पाटलिपुत्र में स्थल से प्राप्त हुए हैं, यानी नगर की बात की जा रही है। वैशाली, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु और श्रावस्ती। तो कुम्हरार मगध क्षेत्र में होगा। रवि प्लीज क्वेश्चन नंबर के साथ लिखिए, वरना फिर पता नहीं चलता है। तो ऑप्शन बी इज राइट, पाटलिपुत्र का अवशेष है कुम्हरार। और कुम्हरार और इन क्षेत्रों से प्राचीन समय काल की जो है कई मूर्तियों के साक्ष्य में देखने को मिले हैं। कम टू नेक्स्ट, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? हर्षवर्धन ने, स्कंदगुप्त ने, विक्रमादित्य ने और चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो याद रखिएगा मौर्यों का एक प्रतापी शासक जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इन्होंने अपने सैन्य अभियान के तहत या राजनीतिक अभियान के तहत, याद रखिएगा, मालवा मध्य देश, गुजरात जो गिरनार सौराष्ट्र का क्षेत्र था, सौराष्ट्र तक, और महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों को जीता था। तो ऑप्शन डी इज राइट, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, क्योंकि पश्चिम भारत में इनका जो विस्तार था सौराष्ट्र तक था चंद्रगुप्त मौर्य का।
कलिंग शिलालेख से ये जानकारी मिलती है हमें। अशोक का जो गिरनार शिलालेख है, या रुद्रदामन का जो जूनागढ़ शिलालेख है, या अशोक का जो सोपारा शिलालेख है, किस शिलालेख से जो है हमें ये जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। तो सौराष्ट्र की बात कर रहा है तो हमें गुजरात वाले रीजन की, तो गुजरात का जो सबसे फेमस अभिलेख माना जाता है और उस क्षेत्र की जानकारियां जो हमें प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है जूनागढ़ अभिलेख से, क्योंकि इसी से हमें सुदर्शन झील के बारे में भी पता चलता है कि निर्माण कैसे हुआ, फिर उसका जीर्णोद्धार जो करवाया गया, नहर जो निकलवाए गए थे, ये सारी जानकारियां जो है हमें रुद्रदामन शक शासक था, ये शक शासक एक विदेशी शासक है, ये याद रखिएगा। सॉरी देसी था, विदेशियों में हिंद, यमन, पहलव और हाँ शक जो थे, सॉरी हाँ सही है, ये जो थे जूनागढ़ अभिलेख से मिला था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? 317 में, 315 में, 305 में, 300। तो हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य से जो पराजित हुआ था वो हुआ था सेल्यूकस, जो सिकंदर का राजदूत बन के आया था वो था सेल्यूकस। तो ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन सी इज राइट, 305 बीसी में जो है वो पराजित हुआ था। नेक्स्ट, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? हम पढ़ते हैं कि मौर्यों में जो सबसे प्रतापी राजा था अशोक। अशोक जो है शुरुआती समय में क्रूर होता है, बहुत सारे युद्ध करता है, अहिंसा के रास्ते पे हिंसा के रास्ते पे चलता है, और कलिंग युद्ध के पश्चात उसका हृदय परिवर्तन होता है और वो एकदम से जो है अलग मार्ग की तरफ बढ़ जाता है, अहिंसा पर बल देने लगता है, धम्म की यात्रा करता है, धर्म का प्रचार प्रसार करता है, नैतिकता पर बल देता है, सदाचार पर, करुणा पर। तो ये जो होगा आपका जवाब ऑप्शन ए इज राइट, सम्राट अशोक होना चाहिए। नेक्स्ट, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, भगवान महावीर ने, धन्वंतरी ने? तो याद रखिएगा, जैसे ही अशोक का हृदय परिवर्तन होता है तो वो सभी पशु पक्षियों के लिए, मनुष्य, इन सभी के लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि मनुष्यों की सेवा करना, प्राणियों की सेवा करना हमारा स्वधर्म है, और वो बहुत सारे जो है औषधालय और जो है अस्पताल का निर्माण करवाते हैं। रवि 122 का ए बिल्कुल सही था आपका जवाब, और इसका 23 का जवाब भी ए है, अशोक ने ही ये करवाया था, क्योंकि उनके धम्म यात्रा में भी जो है हमें इस बात की जानकारी मिलती है, जो उनके अभिलेख हैं उनमें भी, जो 14 शिलालेख हैं उसमें भी जानकारी मिलती है। गुड आफ्टरनून ममराज जी, बिल्कुल सही है, डी तो गलत है, अभी तक तो डी किसी का जवाब नहीं आया है अभी 2-3 प्रश्नों में। निम्नलिखित में से किस स्रोत से अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? तृतीय बौद्ध समिति का उल्लेख कहाँ से मिलता है? पाटलिपुत्रा में हुई थी। किसके समय? अशोक के समय ही आयोजित किया गया था, और मोगलीपुत्तिस ने अध्यक्षता की थी। तो यहाँ देखिए, अशोक के अभिलेख से ये जानकारी मिलती है, दीपवंश से, दिव्यावदान से, या महावंश से। अब इसे कूट में, यानी ऑप्शंस में नीचे दिया हुआ है क्या 1 और 2, यानी कि अशोक के अभिलेख और दीपवंश, दीपवंश और महावंश, महावंश और दिव्यावदान, और अशोक के अभिलेख और दिव्यावदान। तो याद रखिएगा, दीपवंश और महावंश से जो है हमें तृतीय बौद्ध संगीति की जानकारी मिलती है कि ये पाटलिपुत्र में अशोक के समय काल में आयोजित की गई थी। जी बिल्कुल सही है जवाब। नेक्स्ट, रजुक थे चोल राज्य में व्यापारी, मौर्य शासन में अधिकारी, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, और शक सेना में अधिकारी। याद रखिएगा, जो रजुक थे एक तो ये धर्म प्रचारक भी थे, अशोक के धर्म प्रचारक भी कहे जाते थे, और ये अधिकारी भी थे इनके शासन में। तो मौर्य शासन में जो अधिकारी थे वो रजुक कहलाते थे। नेक्स्ट, सार्थवाह किसे कहते हैं? दलालों को, व्यापारियों के काफिले को, महाजनों को, और तीर्थ यात्रियों को? किसे जो है सार्थवाह शब्द जो है किसके लिए जो है प्रयोग किया जाता था? तो मौर्यों के समय जो व्यापारियों के काफिले निकलते थे तो उनके लिए जो है सार्थवाह शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये याद रखिएगा, ये शब्द जो है
वो व्यापारियों के जो काफिले निकलते थे, यानी एक साथ बहुत सारे व्यापारी जो है सुदूर क्षेत्रों में व्यापार के लिए स्थल मार्ग या जल मार्गों के माध्यम से जाते थे, तो उन्हें जो है सार्थवाह शब्द से हम प्रयोग करते थे उनके लिए। कम टू नेक्स्ट, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी के पास। हर्षवर्धन ने, अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, कनिष्क ने, तो याद रखिएगा अशोक ने। और इसी सारनाथ में जो 4 शेर हैं वो हमें लेते हैं अपने राष्ट्रीय चिन्ह में। जो 4 शेर लिए गए हैं वो यहीं से लिए गए हैं। नेक्स्ट, सुमेलित करना है, क्या दिया है, एक तरफ स्थान है और उससे संबंधित स्मारक हैं। इनमें से थोड़े से क्या है कि सब सुने नहीं होंगे आपने, लेकिन सारनाथ तो मुझे लगता है सबने सुन रखा होगा। तो सारनाथ में जो है आपका धमेह स्तूप है, सी का पहला, अगर देखा जाए तो सी का पहला, फिर यहां A B C D, तो सी का पहला 2 में है, 2 ऑप्शन हम एलिमिनेट कर लें। अब श्रावस्ती में जो है सहेत महेत है, यानी डी का चौथा इसमें है, यानी इसे भी एलिमिनेट करते हैं। उसके बाद जो है पहला कौसाम्बी में जो है याद रखिएगा घोषिताराम मठ है, और कुशीनगर में रानाभर स्तूप है, रानाभर स्तूप। तो ऑप्शन सी इज राइट, यानी कौसाम्बी में घोषिताराम मठ है, कुशीनगर या कुशीनारा में रानाभर स्तूप है, सारनाथ में तो सबको पता है धमेक स्तूप काफी फेमस स्तूप है, और श्रावस्ती में जो है सहेत महेत है। तो ऑप्शन सी इज राइट। कम टू नेक्स्ट, यहां क्या है, फिर से दिए हुए हैं स्थान 6 और इन्हें बताना है, क्रम में व्यवस्थित करना है। प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्हें किस मार्ग का अनुगमन किया, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सम्राट अशोक जब बौद्ध धर्म को एडॉप्ट करते हैं तो वो महात्मा बुद्ध के द्वारा यात्रा किए गए उन सभी स्थानों पे गए जहां जहां महात्मा बुद्ध गए थे। तो अशोक ने उसी क्रम में गए जहां से महात्मा बुद्ध का संबंध था। तो हम आराम से कर सकते हैं, जैसे कि श्रावस्ती में वो गए थे, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी, तो हम कह सकते हैं कि कुशीनगर में जो है वो सबसे हो सकता है लास्ट में गए होंगे। और उनका जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में, तो लुम्बिनी में हो सकता है वो पहले गए हों। देखते हैं अगर क्रम लगा के, अगर हो सके तो लुम्बिनी के बाद ये कपिलवस्तु गए होंगे, क्योंकि यहीं से होते हुए वो फिर यहाँ से ये गया गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये प्रथम उपदेश दिए थे तो वहां गए थे। देखते हैं 4 2 1 5, 4 2 1 5 यहाँ है, उसके बाद तीसरा तब छठा। अच्छा, यानी कि पहले कुशीनगर गए थे और लास्ट में श्रावस्ती। ये क्रम थोड़ा सा याद रखिएगा कि कुशीनगर में लास्ट में नहीं गए हैं, श्रावस्ती में वो गए हैं। तो पहले गए लुम्बिनी, लुम्बिनी से कपिलवस्तु, कपिलवस्तु से जहां ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया, गया से जहां प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ, सारनाथ से वो गए थे कुशीनगर, और कुशीनगर से वो श्रावस्ती गए थे जहां उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी इज राइट, 4 2 1 5 3 6। नेक्स्ट, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? क्या पाली में, संस्कृत में, प्राकृत में और ब्राह्मी में? आपको बताना है किस में थे। तो आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले अशोक के अभिलेख को ही पढ़ा गया था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसमें होगी? तो इनकी प्राकृत जो भाषा थी बौद्ध की, तो प्राकृत में जो सबसे पहले मिलेगा, क्योंकि ब्राह्मी जो है ना लिपि है, इसलिए हम इसे कट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सिंपल लिखा है सीधे भाषा ना कि लिपि, जबकि ब्राह्मी क्या है, एक लिपि है ना कि भाषा है, तो प्राकृत। नेक्स्ट, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पर उत्कीर्ण अक्षरों में किया गया था। किस पर उत्कीर्ण? पत्थर की पट्टियों पर, मुहरों पर, स्तंभों पर, सिक्कों पर। आपको बताना है कि जो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है
सबसे पहले कहाँ? तो आप जानते हैं कि सबसे पहले शिला लेखों पे यानी जो पत्थर होते थे उन्हीं पर उकेरा जाता है, उसके बाद फिर मोहरों पर, सिक्कों पे अंकित हुए हैं। तो इसमें हम आसानी से, कॉमन सेंस की बात है, ऑप्शन ए इज राइट कि सबसे पहले तो शिला लेखों पे ही जो भी कुछ अंकन हुआ, चाहे वो चित्राक्षर भाषा में हो, चाहे वो लिपि के भाषा में हो, जैसा भी हो, वो सबसे पहले पत्थरों पे ही उकेरा गया था। उसके बाद ताम्रपत्र, मोहरों पर, सिक्कों पर अंकित हुए थे। तो ये कॉमन सेंस का प्रश्न है, ऑप्शन ए इज राइट। वह स्थान जहां पाक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चल रहा था, नागार्जुन कोंडा से, जो कि आंध्र प्रदेश में है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक, अनुराधापुर ये श्रीलंका में है, और मास्की कर्नाटक। आपको बताना है कहां से जो है ये हमें मिला था। तो याद रखिएगा ये जो हमें मिला था वो मिला था, यहां देखिए थोड़ा टाइपिंग एरर है, ऑप्शन बी इज राइट, अनुराधापुर। नेक्स्ट, अशोक का रुमिनदेई स्तंभ स्थित है। रुमिनदेई अशोक के समय में, राम जी कैसे हैं? रुमिनदेई जो स्तंभ है, याद रखिएगा ये अशोक के समय काल का सबसे छोटा स्तंभ माना जाता है, और ये एकमात्र ऐसा स्तंभ कहा जाता है जिसका विषय जो है आर्थिक है। उनके अधिकांश स्तंभों की जो विषय है वो आपकी प्रशासनिक है, लेकिन रुमिनदेई जो है इसकी जो है विषय वो आपकी आर्थिक से संबंधित है। तो वो किससे संबंधित है? क्या बुद्ध के जन्म से, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, जन्म से, ज्ञान प्राप्ति से, प्रथम उपदेश से, या फिर उन्होंने शरीर त्याग यानी कि जो महानिर्वाण की प्राप्ति की थी उससे संबंधित है? तो याद रखिएगा रुमिनदेई का जो संबंध है वो आपको महात्मा बुद्ध के जन्म काल से संबंधित है। 32 का ए नहीं होगा बल्कि बी है, अनुराधापुर श्रीलंका। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख है, यानी किन अभिलेखों पर अशोक का नाम जो है अंकित है? क्योंकि कई ऐसे अभिलेख हैं जिनमें अशोक को अलग अलग नामों से जाना गया है, जैसे वो क्या बोलते हैं, प्रियदर्शी शब्द प्रयोग किया गया है, अशोक वर्धन शब्द प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन में दिया है गुर्जरा, अहरौरा, ब्रह्मागिरी और सारनाथ। तो याद रखिएगा गुर्जरा अभिलेख में जो है इनका नाम मिलता है, और गुर्जरा के अतिरिक्त कहा जाए तो नेट्टूर जो अभिलेख है, और उसके अलावा उदय गोलम, इन अभिलेख से जो है ये जानकारी प्राप्त होती है उनके नाम की। नेक्स्ट, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में है क्या? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में, मध्य प्रदेश के दतिया में, राजस्थान के जयपुर में, या बिहार के चंपारण में? ये अण होता है चंपारण में। तो याद रखिएगा जो गुर्जरा है वो है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। नेक्स्ट, कालसी प्रसिद्ध है, याद बताना है कालसी किसके लिए? क्या बौद्ध चैत्यों के लिए? चैत्य होता है जहां बौद्ध धर्म के लोग चिंतन या प्रार्थना करते हैं। फारसी सिक्कों के लिए, अशोक के शिलालेखों के लिए, गुप्तकालीन मंदिरों के लिए। तो दो तो हम आसानी से इलिमिनेट कर सकते थे, फारसी सिक्के और गुप्तकालीन मंदिर। तो याद रखिएगा अशोक के शिलालेख, और ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। कालसी जो है उत्तराखंड के देहरादून में स्थित जो है अशोक के शिलालेख है। नेक्स्ट, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख से, रुमिनदेई स्तंभ लेख से, वेन्सांग के विवरण से, या प्रथम जो लघु शिलालेख है उससे। तो जो 14 शिलालेखों का वर्णन हम पढ़ते हैं उनमें से जो 13वां शिलालेख है वो किससे संबंधित है? कलिंग युद्ध से। और इसी युद्ध के पश्चात अशोक का जो है हृदय परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण यानी समन्वय के बारे में कहलाता है, या के बारे में कहता है, सॉरी कहलाता नहीं, यानी कि धार्मिक संश्लेषण या समन्वय से संबंधित कौन सा है? 34 का ए, 35, 36 का सी। 1 मिनट, 36 का सी सही था, उससे पहले बी, 35 का बी सही था, 37 का ए बिल्कुल सही है जवाब। मिस्टर प्रिंस आपके सभी जवाब जो हैं सही हैं।
तो याद रखिएगा इनमें पूछा जा रहा है किसमें है, तो जो समन्वय है वो 12वें अभिलेख में है। धार्मिक समन्वय की बात की जाए तो इसका जो उल्लेख आपको मिलता है 12वां जो शिलालेख है उसमें मिलता है। नेक्स्ट, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख? सेम उसी प्रश्न को अलग तरीके से एग्जामिनर ने घुमा के पूछा। वहां धार्मिक समन्वय की बात कर दी, यहां लिखा पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित, सेम वही बात है। तो ये याद रखिएगा यहां पर है, हाँ, शिलालेख 12, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख जो है अशोक के अभिलेखों में नहीं मिलता है? अशोक का जो दूसरा अभिलेख है उसमें देखेंगे आपको दक्षिण राज्यों के बारे में जानकारी मिलते हैं, जिसमें चेर, चोल और पांड्य की जानकारी हमें मिलती है। तो यहां पर चोल, पांड्य और सत्यपुत चेर के लिए शब्द प्रयोग हुआ है। सातवाहनों की कोई जानकारी नहीं मिलती है, तो ऑप्शन डी इज राइट। सिर्फ याद रखिएगा दक्षिण भारत में चेर, चोल और पांड्य की बात मिलती है और चेर के लिए सत्यपुत शब्द का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट, टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, यानी राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? क्या साइरोन का, मिस्र का, मकदूनिया का या सीरिया का? आपको बताना है कहाँ का जो है वो शासक था। देव ठाकुर 40 का डी बिल्कुल सही है आपका। तो याद रखिएगा ये मिस्र का था, मिस्र के जो शासक थे उनका ही ये था टॉलमी फिलाडेल्फस, और इसके साथ जो थे इनके बहुत अच्छे रिलेशन थे। नेक्स्ट, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ दिया, बिल्कुल जोड़ा था, और इसी को जो है उन्होंने 5वां प्रांत, याद रखिएगा मौर्यों में चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 ही प्रांत थे और अशोक ने कलिंग पर जीत हासिल करके 5वां प्रांत बना लिया था उसे। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता है। जी बिल्कुल, क्योंकि दक्षिण भारत उड़ीसा में है ये, तो दक्षिण भारत में जाने वाले, दोनों सही है, सही स्पष्ट, बिल्कुल ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि कलिंग दक्षिण भारत में जाने के लिए स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, इसीलिए इन्होंने कलिंग पर जीत हासिल की थी। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान माने भूमि का दान नहीं दिया था। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। उस समय ऐसा कहीं हमें उल्लेख नहीं मिलता है कि भूदान के विरुद्ध जो है कृषकों ने प्राचीन समय काल में कोई विद्रोह किया है। तो हम कह सकते हैं कि पहला तो बिल्कुल सही है पर दूसरा गलत है, यानी सी इज राइट, ए सही और आर गलत। ऑप्शन सी इज राइट। इट्स ओके प्रिंस, कोई नहीं, गलती होना लाजमी है, इसीलिए हम सीखते हैं कि जो गलतियां यहाँ करें फिर आप एग्जाम में नहीं करें। बस मैं यहाँ गलती होने पे कभी नहीं कुछ कहती, बस ये कहती हूँ कि यहाँ सीखने के लिए होता है, तो हमेशा गलती यहाँ पर सीखिए पर उस गलती को दोबारा कभी मत करिए। किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था? बहुत बच्चों सा प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न। अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य और कुमारगुप्त। तो याद रखिएगा यूनानी शासक मेगस्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है आया था। निम्नलिखित में से किन स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी? क्या कहा जा रहा है कि कहां पर ये उल्लेख है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी, यानी कि दास प्रथा की बात हो रही है कि नहीं थी दास प्रथा। हमने प्राचीन समय काल में हमेशा देखा कि दास प्रथा थी, चाहे वो हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें या वैदिक सभ्यता की बात करें, वहां दासों का उल्लेख हमें मिला है। अर्थशास्त्र में मुद्रा राक्षस में मेगस्थनीज की जो रचना है इंडिका में या वायु पुराण, जो 18 पुराण हैं उनमें से 3 पुराण मुख्य होते हैं, वायु पुराण, मत्स्य पुराण और उसके अलावा एक वराह पुराण जो है। तो इनमें से किसमें आपको बताना है दासता का उल्लेख नहीं किया गया है?
तो अर्थशास्त्र जो रचना है उनकी, उसमें भी दास्ता का उल्लेख मिलता है, लेकिन जो मेगास्थनीज की रचना है इंडिका, क्योंकि मेगास्थनीज ने कहा कि जब मैंने भारत की यात्रा की तो यहाँ पर असमानता मुझे नजर नहीं आया, जबकि वही अर्थशास्त्र में आपको दास प्रथा का उल्लेख मिलता है। उसी समय की दोनों रचनाओं में से आपको अर्थशास्त्र में मिलेगा, पर यहाँ पर जो है वो उल्लेख नहीं मिलता है। कम टू नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, यानी उनके नगर प्रणाली का? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस या अशोक का अभिलेख। आपको बताना है मौर्य के नगर प्रशासन का जो है विस्तृत वर्णन कहाँ मिलता है। तो याद रखिएगा मेगास्थनीज की जो रचना है इंडिका, इंडिका में जो है ये आपको उल्लेखित मिलेगा। और इसी समय एक बात और याद रखिएगा, मेगास्थनीज की इंडिका में भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट, मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया क्या? संस्कृति, कला और साहित्य का, सोने के सिक्के का, प्रांतीय विभाजन का, या हिंदू कुश तक साम्राज्य का? तो याद रखिएगा सोने के जो सिक्के हैं वो नहीं मौर्यों के समय थे, क्योंकि सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो भारत में आए थे वो आए थे हिंद यूनानियों के समय। तो ये जो है वो गलत है। तो तीसरा गलत होते ही, यानी बी गलत होते ही ये हट गया, ये हट गया, 2 हमने कट कर दिया। प्रांतीय विभाजन हमने देखा, क्योंकि प्रांतों को 5 भागों में विभाजित किया गया था मौर्यों के समय, वो विभाजन हुआ। उसके अतिरिक्त संस्कृति, कला और साहित्य का विकास हमने मौर्यों के समय देखा था। और इसके अलावा हिंदू कुश तक साम्राज्य हमने देखा था कि ऐसे जब विभाजन किया गया तो ये जो था हिंदू कुश तक था। तो 3 सही है, यानी ऑप्शन डी इज राइट। केवल ए, सी और डी, बी जो है वो गलत हो जा रहा है। जी बिल्कुल, जो है प्रथम बार गोल्ड जो है वो किसके द्वारा लाए गए थे? जब हिंद यूनानी आए थे इंडिया में तब लाए गए थे। भाग एवं बलि थे सैनिक विभाग, राजस्व के स्रोत माने जाते थे, धार्मिक अनुष्ठान या प्रशासकीय विभाग? तो भाग एवं बलि याद रखिएगा कर का एक रूप था। वैदिक सभ्यता के समय भी कर जिस रूप में ग्रहण किया जाता था, दिया जाता था, वो बलि कहलाता था। लेकिन पूर्व में जो है वो कर जो है वो स्वैच्छिक, मतलब स्वेच्छा से दिया जाता था, लेकिन जो है उत्तर में जो है वो नियमित तरीके से हो गया था। तो देखें तो राजस्व कर किससे संबंधित होगा? तो ऑप्शन बी इज राइट, राजस्व के स्रोत। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है क्या? एक देवी के रूप में, एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में, राजकीय भूमि से प्राप्त आय के रूप में, या उसर भूमि? तो याद रखिएगा जो भूमि के रूप में सीता को प्रयोग होता था, सीता का प्रयोग वैदिक में जो है हल के लिए हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है राजकीय भूमि से प्राप्त आय के लिए जो है सीताध्यक्ष जो होता था वो भूमि से संबंधित होता था। तो ऑप्शन सी इज राइट। यहाँ देवी माँ सीता की बात नहीं हो रही है, राजा जनक की जो पुत्री थी उनकी बात नहीं कही गई है, ना कोई धार्मिक। ये राजकीय भूमि से प्राप्त जो आय होता था वो सीता कहलाता था, और इसके जो अधिकारी होते थे वो सीताध्यक्ष कहलाते थे। तो ऑप्शन सी इज राइट। कम टू नेक्स्ट, मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? यानी कौन जो है वो राजस्व इकट्ठा करता था? क्या समहर्ता, व्यवहारिका? इसको व्यवहारिका भी कई जगह लिखा होगा, व्यवहारिका, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सेम ही है। अंतपाल और प्रदेष्टा, इनमें से आपको बताना है कौन जो है राजस्व से संबंधित था। तो राजस्व से कर से संग्रहण करने वाला, तो वो क्या कहलाता था? समहर्ता। जबकि वैदिक सभ्यता में जो होता था राजस्व अधिकारी वो कहलाता था संग्रहिता, शब्द प्रयोग किया जाता था। यहीं पर अंतपाल जो है दुर्ग से संबंधित था।
यानी कि जो राजकीय दुर्ग के अतिरिक्त दुर्ग होते थे उसके दुर्ग के रक्षक को कहा जाता था। व्यावहारिक जो होता था दीवानी न्यायालय से संबंधित, दीवानी जो न्यायालय होता था जहां की विवाह, गोद लेने, तलाक, ये सभी मुद्दे, और प्रदेष्टा जो होता था फौजदारी न्यायालय। यानी कि न्यायालय व्यवस्था के अंतर्गत दीवानी और फौजदारी दोनों अलग अलग बहुत पहले से हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? यानी माप तौल जो होता था अनाजों का, वस्तुओं का, उसके लिए कौन अधिकारी होता था? पोतवाध्यक्ष, पर्ण्याध्यक्ष, सीताध्यक्ष, सूनाध्यक्ष। तो सीताध्यक्ष मैंने पहले ही बोला भूमि से संबंधित होगा, तो ये तो है नहीं। सूनाध्यक्ष होता था बूचड़ खाने। क्या होता है बूचड़ खाना? जहां पशुओं की हत्या की जाती है। उसके अतिरिक्त पर्ण्याध्यक्ष और पोताध्यक्ष में से याद रखिएगा कि पोताध्यक्ष जो होता था वो माप तौल के लिए होता था, और पर्ण्याध्यक्ष जो होता था वो होता था राजस्व विभाग से संबंधित होता था। किससे हो जाता था? राजस्व विभाग से। सॉरी, राजस्व नहीं, सॉरी, वाणिज्य होता था, उसे वाणिज्य बोलते थे, क्योंकि राजस्व तो हमने पहले यहां ही कर लिया। राजस्व जो होता था वो समहर्ता कहलाता था, वो हो जाता था वाणिज्य से। नेक्स्ट है, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित होते थे? यानी किस क्षेत्र के अधिकारी को जो है एग्रोनोमोई शब्द प्रयोग किया जाता था? क्या माप तौल को? माप तौल को अभी हमने देखा तो ये नहीं होगा। प्रशासन से संबंधित, मार्ग निर्माण से, या राजस्व प्रबंधन से संबंधित होता था? तो राजस्व प्रबंधन ही हमने देखा समहर्ता होता था, तो हम कह सकते हैं मार्ग निर्माण से होता था। यानी कि जो मार्ग निर्माण कराया जाता था, सराय वगैरह ठहरने के लिए, इन सभी से जो होता था वो कहलाता था एग्रोनोमोई शब्द। कम टू नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित था? यानी फिर से विवाह जो है करना अलाउ नहीं था। जातक में, मनुस्मृति में, याज्ञवल्क्य में, या अर्थशास्त्र में? तो आप समझ सकते हैं कि पुनर्विवाह जो है वर्जित कब हुआ था? उत्तर वैदिक सभ्यता में आकर जो है पुनर्विवाह को वर्जित कर दिया गया था। और उत्तर वैदिक सभ्यता के स्रोतों के रूप में देखा जाए तो स्मृतियों में, मनुस्मृति में जातक का संबंध होता है बौद्ध धर्म से, अर्थशास्त्र कौटिल्य से संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज राइट, आपका ये हो जाएगा मनुस्मृति। कम टू नेक्स्ट, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था क्या? क्षत्रियों का, व्रात्य क्षत्रियों का, वैश्यों का, या शूद्रों का? तो याद रखिएगा विदेशियों को जो दिया गया था वो व्रात्य क्षत्रिय कहलाए थे। क्या कहलाए थे? व्रात्य क्षत्रिय शब्द जो है कहलाया था। देव का, 53 का, 1 मिनट, बी होगा। देव सही है आपका जवाब। इसके अलावा मिस्टर प्रिंस आपका भी जवाब सही है। नेक्स्ट, फिर यहां पर मिलान करना है। बहुत इजी प्रश्न है वैसे अगर देखा जाए तो। चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा जाता था। बिंदुसार को जो है अमित घात शब्द प्रयोग किया जाता है। बिंदुसार के लिए जो उपनाम दिया गया है अमित घात, अशोक के लिए पियदशी, देवनाम पियदशी, ऐसे शब्द। और चाणक्य का बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। तो अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होना चाहिए? 2 3 4 1। अब देखें 2 3 4 1 कहाँ है? तो ऑप्शन ए इज राइट, 2 3 4 1। नेक्स्ट, यहां क्या है? प्रश्न बढ़ते हैं। ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? ये हो रहा है ईसवी सन के पूर्व की बात हो रही है। थोड़ा सा इसमें टाइपिंग एरर लग रहा है, 1 मिनट। नहीं, ठीक है, प्रश्न बिल्कुल। महापद्म नंद, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और रुद्रदामन। तो यहां सीधे लिखा है गिरनार क्षेत्र। गिरनार क्षेत्र में कौन सा फेमस था? सुदर्शन झील। और सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य का जो गवर्नर था उस समय उसने कराया था, जिसका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य, उसने कराया था। अशोक ने उसी क्या बोलते हैं झील से होकर नहर निकाला था।
यानी अशोक के राज्यपाल ने, और फिर आगे 2 लोगों ने और किया था उसका जीर्णोद्धार, जिसमें से एक था शक शासक रुद्रदामन का राज्यपाल और एक था गुप्त शासक स्कंदगुप्त का राज्यपाल। तो अगर देखा जाए तो महापद्म नंद का कोई संबंध नहीं है, तो ये एक हट गया आसानी से, ये सही है और ये सही है। लेकिन हाँ, यहां दिया है ईस्वी सन के पूर्व की बात, लेकिन सन रुद्रदामन यानी जो शकों का शासक था ये ईस्वी में था, ईस्वी पूर्व में नहीं था। अगर कोई भी जो है एस्पायरेंट इस प्रश्न में ईस्वी पूर्व को ध्यान नहीं देता तो मैं दावे से कह सकती हूँ कि ज्यादातर लोग इसका आंसर ये टिक करके आ जाते, क्योंकि गिरनार से रुद्रदामन का भी संबंध है। इसने जो है सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था इसके राज्यपाल ने, पर ये ईस्वी की बात है, इसका जो शासन था ईस्वी में था, बीसी में नहीं था। तो ऑप्शन बी इज राइट, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। 56 का डी नहीं होगा। देव और मिस्टर प्रिंस ध्यान रखिए, डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रश्न में क्लियरली लिखा है ईस्वी सन के पूर्व, और हमें जो है ये शासन किया था ईस्वी में, ना कि ईस्वी पूर्व में। यही जो है यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया जाता है? कहा महाक्षत्रप रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, गौतमी पुत्र सप्तकर्णी से संबंधित जो नासिक प्रशस्ति है, उसके अलावा खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन सा जो है उसका आपका सही जवाब होगा? गुड इवनिंग सचिन, कैसे हैं? आज काफी लेट क्लास एंड होते हुए। तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, इससे हमें अशोक के समय काल का, क्योंकि अशोक कालीन जो अभिलेखों के कई साक्ष्य जो हैं हमें इससे संबंधित मिलते हैं। जी बिल्कुल सही है, 57 का 1। मैम मॉक होगा या नहीं सचिन? अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, क्योंकि मैं नहीं लूंगी इतना मुझे पता है, बाकी कोई टीचर लेंगे ऐसे मैंने टीम में बोला है, बट अगर लेंगे भी तो कोई और टीचर लेंगे। वैसे मॉक नहीं, मैं तो नहीं ले रही, पर मैं एक बार सर से बात कर लेती हूँ, अगर होगा तो मैं बताती हूँ। बराबर पहाड़ी कहाँ है? बराबर पहाड़ी तो याद रखिएगा बिहार में जहानाबाद क्षेत्र में बनी हुई है। बराबर की पहाड़ियां हैं। तो बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? प्रश्न में ध्यान देना है, सही नहीं है। जी बिल्कुल मैं समझ रही हूँ, मॉक आप यूकेपीसीएस की बात कर रहे हैं। बराबर पहाड़ी कुल 4 गुफाएं हैं। जी बिल्कुल सही है, ये 4 गुफाओं का निर्माण जो कराया गया है मौर्य शासक सम्राट अशोक द्वारा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। जी बिल्कुल 3 गुफाओं पे जो है अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, और एक पर एक शासक था अनंत वर्मन, उसके अभिलेख हैं। तो सेकंड भी सही है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीवकों को समर्पित होने का उल्लेख जो है करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि गुफाओं का निर्माण क्यों करा जाता था? बौद्ध जो भिक्षु होते थे या जो आजीवक होते थे उनके रहने के लिए किया जाता था। तो तीसरा भी बिल्कुल सही है। तीनों स्टेटमेंट हमसे पूछा गया है नहीं, तो ये सही होगा। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं, 6ठी शताब्दी से भी पहले के हैं, क्योंकि ये अशोक के समय काल के बनाए गए हैं। सचिन एक बार मैं सर से बात करके आपको बताती हूँ कि क्या मॉक जो है होगा या नहीं, और कौन से टीचर जो है वो कराएंगे। मैं नहीं कराऊंगी, इतना मैं बता दे रही हूँ। तो ये बात जो है, इसका सही जो जवाब होगा ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? लोथल, एंशिएंट, डॉकयार्ड। जी बिल्कुल आप जानते हैं लोथल जो है वो बंदरगाह के लिए फेमस है, और कब के? सिंधु घाटी। डॉकयार्ड के लिए फेमस है, तो ये जो है सही है। सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध। जी बिल्कुल, जो सारनाथ है वो पहली बार बुद्ध ने वहीं जो है उपदेश दिया था, तो उसके लिए। राजगीर लॉयल कैपिटल ऑफ अशोक, क्या इसके लिए राजगीर फेमस है? नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। बुद्धिस्ट लर्निंग, जी बिल्कुल, क्योंकि नालंदा
जो है वहां पर बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। याद रखिएगा इस साल जिन्हें भी बिहार का पेपर देना हो, नालंदा विश्वविद्यालय में के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही जो हमारे प्रधानमंत्री वर्तमान के हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने वहां पर जो है नालंदा के नए कैंपस की जो है वो शुरुआत की है। तो वहां पर याद रखिएगा इस साल उसके प्रश्न बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो जो ये है वो गलत है, क्योंकि जो लॉयल कैपिटल ऑफ अशोक कहा जाता है वो सारनाथ को कहा जाता है, ना कि राजगीर को। तो ऑप्शन जो है क्या दिया हुआ है कि युग में सही सुमेलित हैं, तो हमें गलत एक है, तो 1 2 4 देखे कितने में, ऑप्शन सी इज राइट, 1 2 4 3 सही है। देव का जवाब सही है और मिस्टर प्रिंस दोनों का ही जवाब सही है बिल्कुल, क्योंकि ये जो है सारनाथ में है, बहुत सही।